स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और मैं आज 18 सितंबर 2025 को सुबह 3:34 पर ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। हांगकांग में डकैती भाग 8। कोशिश यही है कि ये आखिरी रहे, लेकिन अगर 23 पन्नों से पहले 1 घंटा हो गया तो यहीं रोक देंगे, फिर 9वां भाग बनाएंगे। शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे मैगी के वॉल्ट के बाहरी गेट के पास एक कार रुकी। कार में देवराज चौहान, सुधीर कावले और अली बख्श बैठे थे। जॉनी राइट कार को ड्राइव कर रहा था। गार्डों ने जॉनी राइट को देखा तो सलाम मारा, फिर तेजी से गेट को खोले जाने लगा। सब ठीक है? हमेशा की तरह जॉनी राइट मुस्कुराया। बढ़िया जॉनी, एक गार्ड ने हाथ हिलाकर कहा। जॉनी राइट कार को भीतर लेता चला गया। देवराज चौहान, कावले और अली बख्श के चेहरों पर तनाव या बेचैनी देखी जा सकती थी, परंतु जॉनी राइट बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसके हाव भाव से ऐसा जरा भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वो किसी समस्या से गुजर रहा है। जगमोहन और वानखेड़े मैगी की निगरानी पर मौजूद थे, जबकि मैगी कहती रही कि उसकी निगरानी की कोई जरूरत नहीं है, वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। परंतु सतर्कता तो जरूरी थी। वैसे मैगी को जरा भी एतराज नहीं था कि उसकी निगरानी की जाए। देवराज चौहान ने उससे कह दिया था कि उसका काम होते ही वो फोन कर देगा जगमोहन को, तो अब वो कहीं पर भी जाने को आजाद होगी। मैगी शांत थी, गंभीर थी, चुप चुप सी थी। जॉनी राइट ने कार पार्किंग में रोकी। वो सब बाहर निकले। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, देवराज चौहान ने जॉनी राइट से कहा। मेरे खुश रहने से तुम्हें क्या एतराज है? जॉनी राइट मुस्कुराया। तुम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि खुश नजर आओ। मैं बुरा भी क्या कर रहा हूं? मैगी का वॉल्ट है, उसमें रखे सामान की जिम्मेवारी भी उसकी है। वो दुर्लभ हीरे जवाहरात जैम डिमोरा के हैं। मैगी चाहती है कि वो तुम लोगों को दे दूं, तो मैं दुखी क्यों हूं? कोई चालाकी मत करना। शक वहम अपने से दूर रखो। मैं ये काम जल्दी खत्म कर देना चाहता हूं, जॉनी राइट बोला। लेकिन जैम डिमोरा मैगी को छोड़ने वाला नहीं। वो अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह से बहुत प्यार करता है। जॉनी राइट उन्हें लेकर ऊपर पहुंचा। वहां पहले से खड़े वॉल्ट के कर्मचारी वॉल्ट खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जॉनी राइट ने उन्हें चाबी दी। वॉल्ट खोला गया। 10 मिनट में ही वॉल्ट में चहल पहल शुरू हो गई। जॉनी राइट मैगी के ऑफिस में पहुंचा। तीनों साथ थे। उसने एक तरफ रखी दीवार में फंसी मजबूत तिजोरी खोली तो भीतर दो चौड़े और 6 इंच लंबे रिमोट रखे दिखाई दिए। जॉनी राइट ने एक रिमोट उठाया और तिजोरी बंद कर दी। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने फौरन बात की। देवराज चौहान, मैक्स फेरी की आवाज कानों में पड़ी। अभी अभी मैगी के बॉडीगार्ड लूपर का फोन आया है कि मैगी अपने फ्लैट से गायब है और फ्लैट का दरवाजा भी खुला पड़ा है। मुझे इस बारे में कुछ करके दिखाना होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा। मैगी अभी तुम्हें और लूपर को फोन कर देती है कि वो किसी काम में व्यस्त है। सब ठीक है। ये तो बढ़िया बात है। सब ठीक चल रहा है? हाँ। कुछ हो रहा है क्या? हाँ, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा, कहकर देवराज चांद ने फोन बंद किया और जगमोहन को फोन करके एक तरफ जाकर कहा कि मैगी से कहो कि मैक्स फेरी को फोन करके अपने ठीक होने की बात कह दे और लूपर से भी बात कर ले। पूछ कर बताए कि क्या मैगी ऐसा करने को तैयार है। जगमोहन ने पूछने के बाद बताया कि वो फोन करने जा रही है। जॉनी राइट ने देवराज चौहान से कहा, चलो तुम्हारा काम खत्म कर दूं। जॉनी राइट देवराज चौहान, कावले और अली बख्श को लिए वॉल्ट के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ गया। गैलरी के अंत पर पहला दरवाजा रिमोट से खोला और भीतर प्रवेश कर गए।
सामने ही फर्श पर चौड़ी लाल पट्टी की लाइन दिखी। पास में ट्रॉली खड़ी थी जो कि नन्ही पटरियों पर थी। देवराज चौहान को गिरीश सोनी की कही बातें याद आ गई। वो बोला, इस लाल पट्टी के आगे सेंसर है? हाँ। जॉनी राइट मुस्कुराया। तुमने वॉल्ट के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर रखी है, पर हम ट्रॉली की अपेक्षा सेंसर ऑफ करके फर्श पर ही आगे बढ़ेंगे। कहने के साथ ही उसने रिमोट का एक बटन दबाया। गुड। अब सेंसर ऑफ हो गए, हम फर्श पर आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। परंतु कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर कावले ने जॉनी राइट से कहा, पहले तुम चलो। शक क्यों कर रहे हो यार, मैंने सेंसर ऑफ कर। इसके साथ ही जॉनी राइट आगे बढ़ा। यहीं पर देवराज चौहान, कावले और अली बख्श धोखा खा गए। आगे बढ़ने का झूठा ड्रामा करते जॉनी राइट ने एक साथ देवराज चौहान और काबले की पीठ पर हाथ रखा और पूरी ताकत से उन्हें आगे धकेल दिया। काबले तेजी से लड़खड़ाता हुआ लाल लाइन के 5-6 कदम भीतर जा पहुंचा और देवराज चौहान तो ऐसा लड़खड़ाया कि फर्श पर गिरता लुढ़कता चला गया। ये देखते ही अली बख्श जॉनी राइट पर झपट पड़ा। जॉनी राइट इसके लिए तैयार था और उसने वापस अली बख्श को जोरों का धक्का दिया तो अली लड़खड़ाता हुआ काबले से जा टकराया। परंतु इसके साथ ही जॉनी राइट के हाथ से रिमोट निकलकर अली बख्श के पास पहुंच गया। जॉनी राइट ने रिमोट को देखा परंतु उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब तक अलार्म बज उठा। मध्यम सा अलार्म, जैसे इमारत के कोने कोने से बज रहा हो। तुम क्या सोचते हो कि डिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह ले जा सकोगे? कभी नहीं। वहीं रहो, आगे मत बढ़ो। सेंसर जाग उठा है। अलार्म की आवाजें तुम लोग सुन ही रहे हो। वॉल्ट के कर्मचारी सतर्क हो चुके हैं। ये आवाजें वॉल्ट के बाहर तक जा रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस ही पुलिस होगी। तुम लोग फंस चुके हो। मेरी तरफ बढ़े तो मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा और ये बंद हो जाएगा। रिमोट से दरवाजे को मैंने पहले ही सेट कर दिया है। जॉनी राइट के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। मेरी बातें सुनने से तुम्हें शांति मिलेगी। मैं मैगी के वॉल्ट में काम जरूर करता हूँ, परंतु 22 सालों से मैं जैम डिमोरा के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा काम है मैगी पर नजर रखना। वो अमेरिका में पली बढ़ी। मैगी से मेरी पहचान अमेरिका से ही है। उस पर नजर रखने के दौरान मैं यूं ही उससे मिलता भी रहता रहता था। वही पहचान काम आई और वॉल्ट में उसका खास आदमी बन गया। मैगी की सारी रिपोर्ट जैम डिमोरा को देना मेरा काम है। मेरे होते तुम लोग जैम डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह कैसे ले जा सकते हो? बहुत चालाक बनते हो तुम लोग, पर कितनी आसानी से फंस गए। तुम डिमोरा से क्या दुश्मनी लोगे? जॉनी राइट को तो संभाल नहीं सके। वॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकते। अब पुलिस से तुम लोगों का स्वागत करेगी। रही डिमोरा वाली बात, तो तुम ये बात पुलिस को जरूर बताओगे, पर मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जैम डिमोरा बहुत खुश। तभी देवराज चांद जॉनी राइट की तरफ दौड़ा। जॉनी राइट फुर्ती से पीछे के दरवाजे के पार हो गया और स्वचालित दरवाजे के पल्ले बंद होते चले गए। देवराज चांद बाहर नहीं निकल सका। उधर जॉनी राइट ठहाका मारकर हंस पड़ा और फोन निकालकर डिमोरा को फोन किया। डिमोरा साहब, जॉनी राइट हाजिर है। तुम तुम्हें तो देवराज चौहान ने किडनैप। वो सब ठीक हो गया। जॉनी राइट ने सब कुछ बताया। अब तो देवराज चौहान 2 साथियों के साथ वॉल्ट में फंसा पड़ा है। तुमने तो कमाल कर दिया जॉनी। जैम डिमोरा खुशी से कह उठा। मुझे भी वहां आना होगा। मैं एक बार देवराज चौहान का चेहरा देखना चाहता हूँ कि पुलिस के हाथों पड़कर वो चूहा कैसा दिखता है। मैगी ने बहुत गलत किया जो आपके हीरे जवाहरात देवराज चौहान को देने को तैयार हो गई। उसकी मौत आ चुकी है। देवराज जैम डिमोरा ने कठोर स्वर में कहा। वह जिंदा नहीं बचेगी। अगला दृश्य। बंद हो चुके दरवाजे से देवराज चौहान टकरा कर रह गया। दरवाजा खोलने की चेष्टा की परंतु दरवाजे का कोई हैंडल नहीं हिला। कोई की होल नहीं था। अलार्म के माध्यम से आवाज अभी भी कानों में पड़ रही थी। काबले और अली बख्श अभी तक ठगे से खड़े थे। देवराज चौहान ने पलटकर दोनों को देखा। नजर फर्श पर पड़े रिमोट पर पड़ी। काबले ने उसकी नजरों का पीछा किया और नीचे से रिमोट उठा लिया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर रिमोट लेकर देखा। 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़े रिमोट पर 5-5 नन्हे बटनों की 11 कतारें थी। पूरा रिमोट बटनों से भरा था। कौन सा बटन क्या काम करता है, यह उन्हें नहीं मालूम था।
इतने बटनों को चेक भी नहीं किया जा सकता था। हम फंस गए, अली बख्श कह उठा। सायरन बज रहा है, पुलिस आती ही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि हम फंस चुके हैं, देवराज चौहान बोला। पर हम जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करेंगे। हमें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम, कावले कह उठा। देवराज चौहान ठिठका, फिर जेब से तय किया कागज निकाला। ये वो कागज था जिस पर गिरीश सोनी ने वॉल्ट के बेसमेंट में पहुंचने तक का नक्शा बनाकर दिया था। वॉल्ट के बेसमेंट में जाने तक का नक्शा मेरे पास है। ओह, ये तुम्हें कहां से मिला? कहीं से भी मिला हो, अली बख्श बोला। मतलब तो काम होने से है। मान लो कि वो तीनों सूटकेस हमें मिल जाते हैं, परंतु निकलेंगे कैसे? बाहर तो हर तरफ पुलिस पहुंच चुकी होगी। हांगकांग की पुलिस हमारे साथ है, सुधीर कावले ने कहा। इसे इतना भी आसान मत समझो, देवराज चौहान ने कहा। मैक्स फेरी का साथ देने की अपनी एक हद है। मैक्स फेरी के साथ देने की अपनी एक हद भी है। टीवी न्यूज चैनल वाले भी बाहर आ जाएंगे, जनता भी होगी। मैक्स फेरी हमारे ज्यादा काम नहीं आ सकेगा। तो फिर? काबले कुछ बेचैन सा दिखा। इस बारे में अभी सोचना, वक्त गंवाना होगा। हमें उन हीरे जवाहरातों तक पहुंचना है। ये रिमोट हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते, पर कोशिश तो कर सकते हैं कि इससे कुछ कर सकें। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। लेकिन पहले मुझे जगमोहन और वानखेड़े को वहां से हटाना होगा। जॉनी राइट डिमोरा का आदमी है। वो डिमोरा को जरूर बताएगा कि हमने कहां पर ठिकाना बना रखा है। जगमोहन और वानखेड़े खतरे में पड़ सकते हैं। देवराज चौहान ने फोन निकाला, जगमोहन का नंबर बनाया। बैल जाते ही जगमोहन ने फोन रिसीव किया। तुम कहाँ हो? जगमोहन ने तेज स्वर में पूछा। इस वक्त तुम्हें वॉल्ट में होना चाहिए। वॉल्ट में ही हूं। जॉनी राइट ने धोखाबाजी कर दी है। असल में वो जैम डिमोरा का आदमी है। वो मैगी पर डिमोरा के कहने पर अमेरिका से ही नजर रख रहा था। उसे नहीं पसंद आया कि हम डिमोरा के हीरे ले लें। उसने हमें वॉल्ट में फंसा दिया और खुद निकल गया। परंतु उसका रिमोट यहीं रह गया, जिसे इस्तेमाल करने की अब कोशिश करूंगा। उसमें 55 बटन हैं। 55? इतने बटनों में से तुम्हें कब कौन सा बटन दबाना है, तुम्हें क्या मालूम? जगमोहन का परेशान स्वर आया। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। वॉल्ट के बेसमेंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास गिरीश सोनी का बनाया नक्शा है। अगर रिमोट से मैं काम ले सका तो वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे यह संभव नहीं लगता, 55 बटन रिमोट में। और तुम सुनो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक जॉनी राइट ने जैम डिमोरा को और पुलिस को बता दिया होगा कि मैगी को कहाँ रखा गया है। तुम और वानखेड़े मैगी को लेकर वहां से तुरंत निकल जाओ। ओह, हमें सच में यहां से निकलना होगा। उसी फ्लैट पर जाना जहां हम रह रहे हैं। ऐसा ना हो कि मौका पाकर मैगी भी खिसक जाए। मैं समझ गया। जगमोहन का चिंतित स्वर कानों में पड़ा। लेकिन तुम लोग तो फंस गए। पहली बात तो ये कि तुम रिमोट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये कि मान लो तुम वो हीरे जवाहरात हासिल कर लेते हो तो बाहर कैसे निकल सकोगे? जॉनी राइट ने अब तक पुलिस को खबर कर दी होगी। मैक्स फेरी को मजबूरी में वॉल्ट को घेरना पड़ेगा, और ऐसे में प्रेस वाले भी वहां होंगे। मैक्स फेरी चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। तुम ठीक कहते हो। आने वाले वक्त में काफी मुसीबतें सामने आ सकती हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम मैगी को लेकर वानखेड़े के साथ वहां से निकल जाओ, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। हम सच में बुरी तरह फंस गए हैं, कावले गंभीर स्वर में बोला। हम भांप नहीं सके कि वो कमीना हमारे साथ चला चालबाजी करने वाला है, अली बख्श दांत भींच कर बोला। हमें उधर जाना है, देव उस दरवाजे के पार। देवराज चौहान ने सामने की तरफ इशारा किया। उस दरवाजे के पार दाईं तरफ लिफ्ट है। गिरीश सोनी ने मुझे यही बताया था। बाकी आगे का रास्ता ये नक्शा बताएगा। देर मत करो, कावले बोला। तीनों दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। देवराज चौहान ने दरवाजा खोलने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया। रिमोट के बटन एक के बाद एक दबाने लगा कि इस दरवाजे पर कोई बटन तो काम करेगा। इस तरह उसने 55 के 55 बटन दबा दिए, परंतु दरवाजा उसी तरह बंद रहा। ये किसी भी बटन पर नहीं खुल रहा। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मुझे दो, कावले बोला और रिमोट लेकर अपनी कोशिश करने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और आसपास ऊपर नीचे देखा। कहीं कोई रास्ता नहीं था।
वो सोच रहा होगा कि वॉल्ट के बाहर क्या हो रहा होगा। जॉनी राइट पुलिस को खबर दे चुका होगा। ये दरवाजा किसी भी बटन से नहीं खुल रहा। सुधीर कावले परेशान सा कह उठा। तीनों की नजरें मिली। गहरी खामोशी छा गई। हम फंस चुके हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। मैक्स फेरी उस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में अपने कामों में उलझा था जब जॉनी राइट का फोन उसे आया। जॉनी राइट ने अपना परिचय दिया तो मैक्स फेरी उसी पल सतर्क हो गया। तुम्हारा तो किसी ने अपहरण कर लिया था, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चीफ, इस वक्त मैं आजाद हूं और मेरा अपहरण करने वाले में मुख्य तौर पर हिंदुस्तानी व्यक्ति देवराज चौहान है। उसका इरादा मैगी के वॉल्ट लूटने का है, इसी कारण उसने कल रात मैगी का भी अपहरण कर लिया। ओह, लेकिन तुम। मैक्स फेरी को मामला समझ में नहीं आया। मेरी बात सुनो चीफ, तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ है और वक्त कम है। जॉनी राइट के स्वर में ठहराव था। देवराज चौहान ने मैगी को मजबूर कर दिया कि वो उसे वॉल्ट में पहुंचा दे। मैगी को ऐसा करना पड़ा। उसने मुझे कहा कि मैं देवराज चौहान को वॉल्ट में ले जाऊं कि वो वॉल्ट लूट सके। मैगी देवराज चौहान के साथियों के पास बंधक है। मैं देवराज चौहान और उसके दो साथियों के साथ वॉल्ट में पहुंचा, परंतु उन्हें वॉल्ट में फंसाकर खुद बाहर निकल आया। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान अपने दो साथियों के साथ वॉल्ट में बंद है? मैक्स फेरी के होंठों से निकला। हाँ, तुम्हें आकर उसे गिरफ्तार करना है। जल्दी आओ। पुलिस ज्यादा लाना, वो खतरनाक इंसान है। इसके साथ ही वो पता सुनो जहां मैगी कैद है, वहां से मैगी को आजाद कराओ। तगड़ी पुलिस टीम भेजो वहां। कहकर जॉनी राइट ने इस फ्लैट के बारे में बताया। वहां मैगी, जगमोहन और वानखेड़े थे। सब काम फौरन हो जाएंगे मिस्टर जॉनी राइट। आप कानून की बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं। कहने के साथ ही मैक्स फेरी ने फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर व्याकुलता नाच रही थी। आंखें बेचैन सी इधर उधर घूम रही थी। जॉनी राइट ने उसे जो भी बताया उस पर उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान वॉल्ट में फंस चुका है। मैक्स फेरी को आशा थी कि देवराज चौहान जैम डिमोरा के लिए खतरनाक साबित होगा, परंतु अब हालात बदल चुके हैं। सब गड़बड़ हो गया था। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। मैक्स फेरी के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। उसने फोन उठाया और देवराज चौहान का नंबर मिलाकर देखा। बेल जा रही थी। हेलो। तभी देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। क्या तुम वॉल्ट में फंस गए हो? मैक्स फेरी ने पूछा। हाँ, जॉनी राइट ने इन नए हालातों की खबर मुझे दी है। अब मुझे कुछ करना होगा, मैक्स फेरी ने कहा। वो जैम डिमोरा के लिए काम करता है। मैगी पर नजर रखने के लिए उसके करीब था। समझा। जॉनी ने जैम डिमोरा को भी ये खबर दे दी होगी। जरूर दी होगी अगर वो जैम डिमोरा के लिए काम करता है। मैगी जैम डिमोरा की बेटी नहीं है क्या? मैक्स फेरी की आंखें सिकुड़ी। सच कह रहे हो? मैगी को भी ये बात रात को पता चली। जैम डिमोरा ने ही बताई। उधर से देवराज चौहान ने कहा। क्यों बताई? क्योंकि मैगी अपनी सलामती के लिए जैम डिमोरा से सोहनलाल को मांग रही थी। तुम तो नई बातें बता रहे हो। जैम डिमोरा ने मैगी के माँ बाप की हत्या करा दी थी। ये मालूम होने पर मैगी काफी आहत हुई और यही वजह रही कि वह मुझे हीरे जवाहरात देने को तैयार हो गई। परंतु जॉनी राइट जैम डिमोरा का आदमी निकला। मैगी के पास कौन है? जगमोहन और वानखेड़े। उन्हें तुरंत वहां से हटने को कह दो। जॉनी राइट ने मुझे वहां का पता बताया है। मैं वहां पुलिस भेजने वाला हूं। जगमोहन को फोन कर दिया है, वो वहां से हट रहे होंगे। अब तुम्हारी क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल में मैं फंस गया हूं। मेरे साथ सुधीर कावले और अली बख्श हैं। वॉल्ट का रिमोट भी हमारे पास है, परंतु हम उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम एक जगह फंसे पड़े हैं। कोशिश करो कि वहां से निकल सको। बहुत कोशिशें कर ली, कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। देवराज चौहान की आवाज आवाज कानों में पड़ी। अब शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकूं, मैक्स फेरी परेशान स्वर में बोला। शहर का पुलिस चीफ होने के नाते मुझे कुछ करना होगा। वॉल्ट में आकर गिरफ्तार करना होगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं मैक्स फेरी। हो सकता है गिरफ्तारी के बाद तुम तीनों को फरार होने का एक मौका दे दूं। मैक्स फेरी ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं चाहता था तुम जैम डिमोरा को किसी तरह ढूंढ कर खत्म कर दो, लेकिन वो सब रह गया।
मुझे दुख है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। कावले तुम्हारे साथ है? हाँ। सूजन को ये खबर देनी होगी, वरना वो कहेगी बताया क्यों नहीं। ठीक है देवराज चौहान, अब गिरफ्तारी के समय वॉल्ट में ही मुलाकात होगी। मैंने बहुत मेहनत की थी, तुमने भी की, पर काम खराब हो गया, मैक्स फेरी ने कहा और फोन बंद कर दिया। तभी जॉर्ज शर्मन एक फाइल लेकर भीतर आता कह उठा, चीफ, आपका ऑर्डर शहर भर के पुलिस स्टेशनों को। जॉर्ज, ये सब बंद करो, हमें अभी मैगी के वॉल्ट जाना होगा। मैक्स फेरी कह उठा, देवराज चौहान वहां काबले और अली बख्श के साथ फंस चुका है। जॉनी राइट कैद से आजाद हो गया है। हमारा सारा काम खराब हो गया है। ये क्या कह रहे हो चीफ? हमें वॉल्ट को घेरना होगा, उससे पहले मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ। जॉनी राइट ने बताया कि वहां मैगी को कैद करके रखा गया है। वहां पर तुरंत पुलिस की एक पार्टी रवाना कर दो। लेकिन सर, चिंता मत करो, वहां कोई नहीं मिलेगा, मैक्स फेरी ने कहा। पर देवराज चौहान वॉल्ट में कैसे? मैक्स फेरी ने कम शब्दों में सब कुछ बताया। जॉर्ज शर्मन ठगा सा खड़ा रह गया। तो अब हम देवराज चौहान, सुधीर कावले और अली बख्श को गिरफ्तार करेंगे? जॉर्ज के होठों से निकला। हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें कानून के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि जॉनी राइट ने मुझे खबर दी है। प्रेस वाले भी मैगी के वॉल्ट पर पहुंच जाएंगे। तुम पुलिस फोर्स को फौरन तैयार हो जाने को कहो, हमें 10 मिनट में चलना है। जॉर्ज शर्मन खड़ा रहा, विचलित सा रहा। कुछ कहना चाहते हो चीफ? वो सूजन सूजन को बताना होगा, सुधीर कावले के बारे में। बता दो। जॉर्ज शर्मन बाहर निकल गया। मैक्स फेरी ने ऑफिस में नजर मारी और उठ खड़ा हुआ। हॉलेस्टर उठाकर बांधने लगा। मन खराब हो गया था कि प्लान फेल हो गया और देवराज चौहान और उसके साथियों को गिरफ्तार करना होगा। अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बात खुल चुकी है। वॉल्ट में डकैती करने को हांगकांग में गंभीर जुर्म माना जाता था। तभी सूजन कारपेट ने तेजी से भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। जीजू, जॉर्ज ने मुझे बताया कि। सही बताया उसने। सूजन कारपेट टेबल के पास आकर ठिठकी। कुछ करो जीजू, सुधीर कावले वॉल्ट में है। सूजन परेशान दिख रही थी। तुम्हें बताओ, ऐसे मौके पर पुलिस क्या कर सकती है, जबकि जॉनी राइट ने यह खबर मुझे दी है। अब तक तो प्रेस को भी खबर मिल गई होगी। वॉल्ट के बाहर पुलिस और प्रेस वालों का मेला लगने वाला है। प्लीज कुछ करो जीजू, मुझे पहली बार कोई आदमी पसंद आया है। मैं सुधीर कावले को खोना नहीं चाहती। मैक्स फेरी ने सूजन के परेशान चेहरे को देखकर कहा, देवराज चौहान, सुधीर कावले और अली बख्श वॉल्ट के भीतर फंसे पड़े हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। मामला लोगों की नजरों में आ चुका है। उन्हें गिरफ्तार तो करना होगा, पर मैंने सोचा है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें फरार होने का एक मौका दे दूं। उनकी लड़ाई जैम डिमोरा जैसे इंसान के खिलाफ है। उनका आजाद रहना जरूरी है। सच जीजू? सूजन कारपेट ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, अब हम सारे पुलिस वाले मैगी के वॉर्ड की तरफ रवाना होने वाले हैं। मैं भी चलती हूँ, सूजन बोली। याद रखना, जॉनी राइट जैम डिमोरा का आदमी है। उसने ही तीनों को वॉल्ट में फंसाया है, मैक्स फेरी ने गंभीर स्वर में कहा और कोट डालने के बाद ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। सूजन ने उसी पल फोन निकालकर सुधीर कावले का नंबर मिलाया। तुरंत ही बात हो गई। कावले, सूजन बोली, मुझे पता चला कि तुम मैगी के वॉल्ट में फंस गए हो। हाँ सूजन, हम तीनों फंसे पड़े हैं। जीजू कहता है कि तुम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद फरार होने का मौका देगा। उधर से कावले के गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुम सब लोग कानून से बच जाओगे सुधीर कावले, सूजन ने पुनः कहा। मैं भी वॉल्ट में पहुंच रही हूँ। इन हालातों में तुम्हारे ज्यादा काम तो नहीं आ सकती, फिर भी मेरी जरूरत हो तो कह देना। थैंक्स सूजन। तुम उदास लग रहे हो, सूजन बोली। मेरा काम बीच में रह गया, मुझे वो हीरे जवाहरात मुंबई में अपने वॉल्ट तक पहुंचाने थे। उधर से कावले बोला, मुझे दुख है कि तुम ये काम पूरा नहीं कर सके। आई लव यू कावले। सूजन ने पहली बार किसी से प्यार किया है। मैंने भी। तुम मुझे पसंद हो। कावले के ये शब्द सुनते ही सूजन की आंखों में आंसू चमक उठे, परंतु चेहरा मुस्कान से खिल उठा। अगला दृश्य।
देवराज चौहान का फोन सुनने के बाद जगमोहन दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां मैगी और वानखेड़े मौजूद थे। मैगी के हाथ पीछे करके बांधे हुए थे। वो सोफे से टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठी थी। हमें ये जगह अभी खाली करनी होगी, जगमोहन ने वानखेड़े से कहा। वानखेड़े ने जगमोहन के चेहरे की परेशानी को भांप कर पूछा, क्या बात है? यहां से निकलो, हमारे पास वक्त कम है, कहते हुए जगमोहन ने मैगी से कहा। हम किसी और जगह चल रहे हैं, रास्ते में कोई शरारत की तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। मेरा भरोसा करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं, मैगी ने कहा। लेकिन हम जगह क्यों बदल रहे हैं? जगमोहन आगे बढ़ा और झुकते हुए उसने मैगी के बंधन खोले। मैगी उठ खड़ी हुई। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर मैगी को धमकी भरी नजरों से देखा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैगी ने शांत स्वर में कहा। मुझे अपनी दोस्त समझो। वानखेड़े, जगमोहन बोला, नीचे हमारी कार खड़ी है जिस पर हम यहाँ आए थे, उसी पर चलना होगा। जाना कहाँ है? वानखेड़े ने पूछा। रास्ता बताता रहूंगा, मैं इसके साथ पीछे की सीट पर बैठूंगा कि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। वो तीनों फ्लैट से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, फिर लिफ्ट के द्वारा 15वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और वहां से पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचे। जगमोहन ने चाबी वानखेड़े को दी और खुद मैगी के साथ पीछे की सीट पर बैठ गया। मैगी ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। जगमोहन मैगी को लेकर बेहद सतर्क था। वानखेड़े ने अपार्टमेंट की इमारत से कार को बाहर निकाला और सड़क पर आगे बढ़ गया। कार की रफ्तार 50 के करीब थी। सड़क पर पर्याप्त ट्रैफिक था। क्या हुआ? कार ड्राइव करते हुए वानखेड़े ने पूछा। देवराज चौहान का फोन आया है, वो वॉल्ट में फंस गए हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या कह रहे हो? वानखेड़े के होंठों से निकला। देवराज चौहान फॉस वॉल्ट में फंस गया? मैगी चौंक कर जगमोहन को देखने लगी। कावले और अलीबख्श साथ में हैं, जगमोहन होंठ भींच कर कह उठा। लेकिन ये कैसे? वानखेड़े ने कहना चाहा। तुम पागल हो गए हो, मैगी तेज स्वर में कह उठी। वो लोग वॉल्ट में नहीं फंस सकते, ये नहीं हो सकता। जॉनी राइट को कब से जानती हो? तब से जब मैं छोटी थी और अमेरिका में पढ़ती। वो जैम डिमोरा का आदमी है, और डिमोरा के कहने पर तुम पर उसने हमेशा नजर रखी। वो हमेशा तुम्हारे करीब ही रहा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने उसे वॉल्ट में नौकरी दी? हाँ, उसे मैं अमेरिका से जानती। वो जैम डिमोरा के लिए काम करता है। मैगी सख्ते किसी हालत में जगमोहन को देखने लगी। वो वॉल्ट में फंस गए हैं तो क्या बाहर नहीं निकल सकते? वानखेड़े ने पूछा। देवराज चौहान का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं, परंतु लगता नहीं कामयाब होंगे। जॉनी राइट ने मैक्स फेरी को उनके वॉल्ट में फंसे होने के बारे में बता दिया है। वो सब बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। मैक्स फेरी? वो तो मैगी की वजह से वानखेड़े कुछ कहते कहते छिटक गया। मैक्स फेरी कुछ कर पाता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर जॉनी राइट ने उन तीनों को जबरदस्त धोखा दिया है और वॉल्ट में फंसाकर खुद बाहर निकल गया। देवराज चौहान का कहना है कि जॉनी राइट का रिमोट वहीं छूट गया है, परंतु वो रिमोट उनके हाथ में काम नहीं कर रहा। जगमोहन ने मैगी से कहा। तुमने जॉनी राइट को कोई इशारा दिया था कि वो उन्हें वॉल्ट में ले जाकर फंसा दे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैगी व्याकुल से हो उठी। ये जॉनी का अपना फैसला है। हमें ये जगह इसलिए छोड़नी पड़ी कि जॉनी राइट को इस जगह का पता है, जगमोहन ने परेशान स्वर में कहा। मतलब कि यहाँ के बारे में वो पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है? हाँ। सुनो, एकाएक मैगी जगमोहन की बाह पकड़ बोली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जहां हम आराम से रह सके। मेरे वॉल्ट में चलो। मैगी का स्वर तेज हो गया। क्या? मेरे वॉल्ट में चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो मेरा वॉल्ट है, मैं उस वॉल्ट की मालकिन हूँ। जब मैं कहूँ कह दूंगी कि उन तीनों को मेरे कहने पर जॉनी वॉल्ट में ले गया था, तो फिर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। चुप रहो, जगमोहन के दांत पिच गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी बात मानो, रास्ता बदलो और जल्दी वॉल्ट में। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों? तुम वो हीरे जवाहरात अपने वॉल्ट से निकालकर हमें क्यों दोगी? देवराज चौहान, काबले और अली बख्श को क्यों बचाओगी? तुम हमें भी पुलिस के हाथों फंसा दोगी, जगमोहन सख्त स्वर में बोला। भरोसा नहीं मेरा? नहीं, जरा भी नहीं। मेरी बात मानकर
मेरी बात ना मानकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं अब बदल चुकी हूँ। मैं जैम डिमोरा की बेटी नहीं हूँ। वो मेरे माँ बाप का हत्यारा है और उसने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। वो कमीना इंसान है। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे शूट कर दूंगी। इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है मुझे उससे। कहते हुए मैगी हाँफने लगी। जैम डिमोरा दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। मैं उसे तकलीफ देना चाहती हूँ। उसके खिलाफ कुछ करना चाहती हूँ। मेरी बात को सच मानो। आगे से बाएं ले लो। जगमोहन ने होंठ भींचे वानखेड़े से कहा। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैगी धीमे से चीख उठी। मैं तुम्हारी बात का कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। तुम पागलों वाली बात कर रहे हो। मैं सच कह रही हूँ कि वॉल्ट में पहुंचकर 5 मिनट में ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। जॉनी राइट को तो कुत्तों की तरह भगा दूंगी वहां से। मैं जानती हूँ कि मेरी इस हरकत के बाद जैम डिमोरा मुझे नहीं छोड़ने वाला, पर मैं उस कमीने से नहीं डरती। उसे चोट पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे वॉल्ट में ले चलो। अपने माँ बाप की कसम, मैं सच कह रही हूँ। मैं मुझे वॉल्ट में ले चलो। जगमोहन चुप रहा। वानखेड़े ने अगले चौराहे से कार बाएं ले ली। मेरी बात मान लो, मैं बिल्कुल सच कह रही। कभी नहीं। बेशक तुम सच हो, पर तुम्हें वॉल्ट ले जाने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। जगमोहन के स्वर में दृढ़ता थी। सच बात तो यह है कि तुम कैद से आजाद होने को बेताब हो। तुम ऐसा मत कहो। मैं सिर्फ जैम डिमोरा को चोट देना चाहती हूँ, जिसने मेरे माँ बाप की हत्या की है, जिसने मुझे सारी उम्र धोखे में रखा, जो अब मेरे वॉल्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है। मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि मैं भी उसे जिंदगी भर का दर्द दे सकती हूँ। उन दुर्लभ हीरे जवाहरातों से वो इस तरह प्यार करता है जैसे कोई अपने बच्चों से करता हो। जब वो उसके पास नहीं रहेंगे तो वो पागल हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। मुझे वॉल्ट में ले चलो। ये अच्छा मौका है। मैं देवराज चांद, कावले और अली को बचा लूंगी। जब मैं कहूंगी कि वो मेरी इजाजत से वॉल्ट में गए हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। मैं उन्हें वो दुर्लभ हीरे जवाहरात अपने हाथों से दे दूंगी। ये डै ये जैम डिमोरा को बहुत बड़ी हार ये जैम डिमोरा की बहुत बड़ी हार होगी। मानो मेरी बात को। जगमोहन दांत भींचे खामोश रहा। क्या पता ये सच कह रही हो? वानखेड़े ने कार ड्राइव करते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैगी ने वानखेड़े की सीट की पुश्त थाम ली। जगमोहन के चेहरे पर सख्ती छाई रही। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। जगमोहन बीच बीच में वानखेड़े को रास्ता बताता जा रहा था। अपनी बात का असर ना होते देखकर मैगी ने सीट की पुश्त से सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। तुम सच कह रही हो? एकाएक जगमोहन बोला। चेहरे पर सख्ती थी। मैगी ने इस तरह आंखें खोली जैसे जान में जान आ गई हो। हाँ हाँ, मैंने सच कहा है, मैगी तेजी से बोली। एक बार कुछ करने का मौका तो दो मुझे। मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम खुद को साबित कर सको। जगमोहन के दृढ़ स्वर में दृढ़ता थी। कार को अभी वॉल्ट की तरफ। इसके लिए वॉल्ट जाने की जरूरत नहीं। तो मैगी जगमोहन को देखने लगी। देवराज चौहान के पास रिमोट है, वॉल्ट को कंट्रोल करने वाला रिमोट। तुम फोन पर देवराज चौहान को बताओगे कि कहाँ कहाँ के लिए कौन कौन सा बटन इस्तेमाल करना है। रिमोट को इस्तेमाल करना है। रिमोट को कैसे इस्तेमाल करना है? मैगी जगमोहन को देखने लगी। मेरी बात मंजूर है? हाँ, मैं तैयार हूं। तुम्हें रिमोट के सारे बटन याद हैं? फोन पर बटनों को तुम समझा सकती हो? मुझे सब याद है। यह भी ठीक है, मैगी ने फौरन कहा। मैं उन्हें वहां से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी बता दूंगी कि पुलिस की नजरों में आए बिना उन सूटकेसों के साथ बाहर निकल जाएं वो तीनों। तो मैं देवराज चौहान से इस बारे में बात करूं? जगमोहन ने मैगी को देखा। बेशक करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। वो दुर्लभ हीरे जवाहरात खोकर जैम डिमोरा जिंदगी भर परेशान रहेगा। ये मैगी की तरफ से दी गई तकलीफ होगी उसे। मैगी के दांत भिज गए। उसने मेरे माँ बाप की हत्या की और मुझे इस दुनिया में अनाथ कर दिया। मैं इससे भी बड़ी टेंशन जैम डिमोरा को देना चाहती हूँ। तुम्हारे ऐसा करने से जैम डिमोरा को परेशानी होगी? वानखेड़े गंभीर स्वर में कह उठा। बहुत ज्यादा। तब वो तुम्हारा भी बुरा कर सकता है। अब वो मेरा बुरा ही करेगा। कहता है मैं भी उसके लिए उन लोगों की तरह हूं जो उसके लिए काम करते हैं। वो मुझे जिंदगी भर कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं जैम डिमोरा को तबाह बर्बाद देखना चाहती। वो तुम्हें शूट करवा देगा।
वानखेड़े ने पुनः कहा। जानती हूं वो ऐसा ही करेगा। मैगी के चेहरे पर क्रोध की सुलगन दिखाई दे रही थी। तुम अपनी इच्छा से वो हीरे जवाहरात देवराज चौहान को देना चाहती हो? क्योंकि मैं जैम डिमोरा को तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ। मैगी गुर्रा उठी। वो मेरा अपराधी है। वानखेड़े ने फिर कुछ नहीं कहा। तुम बात करो देवराज चौहान से। मैगी ने सख्त नजरों से जगमोहन को देखा। मैं उसे बताऊंगी कि रिमोट को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं उन्हें बेसमेंट में उस जगह पर पहुंचाऊंगी जहां जैम डिमोरा के दुर्लभ हीरे जवाहरात सूटकेसों में रखे हैं। उसके बाद उन्हें बाहर निकलने का गुप्त रास्ता भी बताऊंगी कि वो साफ निकल जाएं। जगमोहन देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? वानखेड़े ने पूछा। शांति। मैगी के चेहरे पर तीखी मुस्कान नाच उठी। लेकिन वानखेड़े समझ सकता था कि जैम डिमोरा की तरफ से मैगी को इस हरकत के बाद मौत ही मिलेगी। जगमोहन देवराज चौहान से बात करने लगा। जगमोहन ने सारी बात देवराज चौहान को बताई। उसके बाद जगमोहन ने फोन मैगी की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान तुमसे बात करना चाहता है। मैगी ने तुरंत फोन लेकर कान से लगाते हुए कहा। जॉनी राइट ने जो किया है वो मेरी इजाजत से नहीं हुआ। तुमने बताया कि वो जैम डिमोरा के लिए काम करता है। ये बात जॉनी राइट ने ही कही थी। वो कमीना सही कहता है। मैं डिमोरा की बेटी नहीं हूं। डिमोरा मेरे साथ सारी उम्र खेल ही खेलता रहा। मैं तो तुम मेरी सहायता करने को तैयार हो? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। पूरी तरह। रिमोट तुम्हारे पास है? हाँ, पर वो काम नहीं कर रहा। वो इस तरह काम नहीं करेगा। मैंने ही रिमोट के सब सिस्टम तैयार करवाए थे कि कोई अनजाने में भी उसका इस्तेमाल न कर सके। उसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है। मैं तुम्हें बताती। बाहर पुलिस ने वॉल्ट को घेर लिया है। पुलिस चीफ मैक्स फेरी खुद बाहर मौजूद है। तुम उसकी फिक्र मत करो। कहो तो मैं खुद वहां आ जाती। मैं तुम पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता जबकि जॉनी राइट मुझे धोखा दे चुका है। ठीक है, मैं फोन पर ही तुम्हारी सहायता करूंगी। मैक्स फेरी की तुम फिक्र मत करो। मैं उसे फोन करके रोक सकती हूँ। ऐसा हो सकता है? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। क्यों नहीं हो सकता? वो मेरी आवाज पहचानता है। जगमोहन ने बताया कि वॉल्ट से बाहर निकलने का चोर रास्ता भी है। हाँ है, मैगी बोली। वो रास्ता भी रिमोट से खुलता है और रिमोट तुम्हारे पास है। तुम कितनी देर में हमें उन हीरे जवाहरातों के साथ वॉल्ट के उस चोर रास्ते से बाहर निकाल सकती हो? चंद पलों की सोच के बाद मैगी बोली। 20 मिनट में। उस चोर रास्ते के बारे में जॉनी राइट जानता है? उसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैगी ने फौरन कहा। जरा होल्ड करो। उधर से देवराज चौहान ने कहा और लाइन पर खामोशी छा गई। आधे मिनट बाद देवराज चौहान की आवाज मैगी के कानों में पड़ी। अगले 10 मिनट में तुम्हें एक लड़की का फोन आएगा। उसे समझाना कि वो चोर रास्ता किस तरफ खुलता है। क्यों? ताकि हमारे बाहर निकलते ही हमें सवारी मिल सके। समझ गई। जगमोहन को फोन दो। जगमोहन तुम्हें पुलिस चीफ को फोन करने देगा। उसके बाद मुझे फोन पर बताना कि बेसमेंट के उस कमरे तक कैसे पहुंच पहुंच सकूंगा। रिमोट का कौन सा बटन कहां पर दबाना है। मैगी ने फोन जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया। 20 सेकंड बाद मैगी पुलिस चीफ मैक्स फेरी से बात कर रही थी। चीफ, मुझे पहचाना? मैं मैगी हूं। मेरी आवाज पहचान ली? ओह, मिस मैगी, तुम? उधर से मैक्स फेरी का चौंका सर कानों में पड़ा। मेरे वॉल्ट में क्या हो रहा है? मैगी ने अधिकार भरे स्वर में पूछा। जॉनी राइट ने मुझे खबर दी कि 3 लोग वॉल्ट में डकैती करने के लिए भीड़ के साथियों की कैद में हो। पुलिस की टीम उस जगह पर गई है जहां के बारे में जॉनी राइट ने। मैंने पूछा है चीफ कि मेरे वॉल्ट में क्या चल रहा है। पुलिस वहां क्या कर रही है? जॉनी राइट की कंप्लेंट पर पुलिस वॉल्ट के भीतर जाने की तैयारी कर। मेरी इजाजत के बिना पुलिस वॉल्ट में कैसे जा सकती? जॉनी राइट ने हमें भीतर जाने की इजाजत दी कि सुनो, वो वॉल्ट मेरा है और जॉनी राइट वहां नौकरी करता है। पुलिस को इस तरह की इजाजत देने का हक जॉनी राइट के अंडर नहीं आता और उसकी शिकायत पर पुलिस को वॉल्ट में घुसने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वॉल्ट में सब ठीक है। जो लोग वॉल्ट के भीतर हैं वो मेरी मर्जी से भीतर गए हैं। पुलिस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 घंटे तक वॉल्ट में पहुंच रही हूँ। पुलिस मेरी इजाजत के बिना वॉल्ट में नहीं जाएगी।
मैं पूरी तरह तुम्हारी बात मान रहा हूं मिस मैगी। क्या तुम जॉनी राइट से बात करोगी इस बारे में? क्योंकि उसने शिकायत की है। उससे मेरी बात कराओ, मैगी ने अधिकार भरे स्वर में कहा। लाइन पर खामोशी छा गई। वानखेड़े सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था और मैगी की बातें सुन रहा था। जगमोहन की सतर्क निगाह मैगी पर थी। मिनट भर बाद जॉनी राइट का स्वर मैगी के कानों में पड़ा। मैगी, कमीने कुत्ते। मैगी गुर्रा उठी। सॉरी दोस्तों। एक्टिंग जरा ज्यादा निकल गई, सॉरी। मैगी गुर्रा उठी। एक्सट्रीमली सॉरी। मैगी गुर्रा उठी। जो मैंने कहा तूने वो नहीं किया। मैं इन लोगों को की कैद में हूं, तूने परवाह नहीं की और उन्हें वॉल्ट में फंसाकर पुलिस को खबर कर दी ताकि वो जैम डिमोरा के हीरे जवाहरात ना ले जा सके। तुझे जैम डिमोरा की ज्यादा चिंता है क्योंकि तू उसका आदमी है। तूने भी जैम डिमोरा की तरह मुझे धोखा दिया। 1 घंटे में मैं वॉल्ट 1 घंटे में मैं वॉल्ट पहुंच रही हूँ। मेरे वॉल्ट में पुलिस को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपनी शिकायत वापस ले ले अभी। सुना तूने? मैगी की आवाज में खतरनाक भाव आ गए थे। मैं समझ गया मैगी। जॉनी राइट के स्वर में गंभीर भाव थे। वो मेरा वॉल्ट है, मैगी का वॉल्ट, जैम डिमोरा का नहीं। इस बात को कभी भूलना मत। इसके साथ ही मैगी ने फोन बंद किया और जगमोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब पुलिस वॉल्ट में नहीं जाएगी। यकीन है तुम्हें? पूरी तरह। मैगी के स्वर में विश्वास था। पुलिस चीफ से मेरी बात हो। उसी पल जगमोहन के हाथ में दबा फोन बजा। हेलो। जगमोहन ने कॉल रिसीव की। मैगी से मेरी बात कराओ। ये आवाज सूजन कारपेट की थी जिसे जगमोहन नहीं पहचानता था। तुम कौन हो? मुझे मिस्टर सुधीर कावले ने मैगी से बात करने के लिए ये फोन नंबर दिया है मिस्टर। उधर से सूजन ने कहा। देवराज चौहान जगमोहन को इस फोन के आने की बात बता चुका था। उसने मैगी की तरफ फोन बढ़ाया। तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। मैगी ने फोन लेकर बात की। बताओ, वार्ड का चोर रास्ता किस तरफ खुलता है? उधर से सूजन कारपेट ने कहा। मैगी सूजन को समझाने लगी कि चोर रास्ता किस तरफ खुलता है। 5 मिनट तक सूजन से बात करने के बाद मैगी ने फोन जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया। जगमोहन ने फोन कान से लगाकर देखा, फोन कट चुका था। पानखेड़े? जगमोहन कह उठा। तुम्हें कार को किसी पार्किंग में लगाना होगा कि मैगी देवराज चौहान से बात कर सके। मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता। बोलो कहाँ ले चलूं? मैं बताती हूँ। उधर पास में ही पार्किंग है, मैगी ने कहा और वानखेड़े को रास्ते के बारे में निर्देश देने लगी। 10 मिनट बाद ही वानखेड़े कार के साथ अंडरग्राउंड सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। यहाँ हम दो दोस्त हैं बैठे हुए, तो वो मेरी एक्टिंग की नकल कर रहा था। 10 मिनट बाद ही वानखेड़े कार के साथ अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच चुका। देवराज चौहान का नंबर मिलाकर फोन मुझे दो, मैगी ने जल्दी से कहा। जगमोहन ने ऐसा ही किया। मैगी देवराज चौहान से बात करने लगी। अब मुझे बताओ कि तुम किस जगह पर हो, मैगी ने फोन पर देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने बताया। मैं समझ गई। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हें अगले 20 मिनट में उन दुर्लभ हीरे जवाहरातों के साथ बाहर निकाल दूंगी। तुम वॉल्ट से बाहर होगे, पुलिस वॉल्ट के भीतर नहीं आएगी। मैंने मैक्स फैरी से कह दिया है कि सब ठीक है। रिमोट तुम्हारे हाथ में है इस वक्त। मैगी बहुत शांत लग रही थी। हाँ। रिमोट में 11 कतारों में 5-5 बटन है। बाएं से दाएं जाती एक कतार। इस तरह 11 कतारें। तुम ठीक कह रहे हो। आगे बोलो। देवराज चौहान की आवाज आई। रिमोट का एक मास्टर बटन है। ऊपर से पहली कतार में से पहला बटन मास्टर बटन है। जब कोई दूसरा बटन दबाओ तो उस वक्त मास्टर बटन दबा होना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो? पूरी तरह। अब सुनो। नीचे वाली कतार का बाएं से दाएं जाता दूसरा बटन दबाओ। मास्टर बटन को इस दौरान दबाए रखना। चंद पल देवराज चौहान की आवाज आई। चंद पल देवराज चौहान की आवाज आई। सामने वाला दरवाजा खुल गया। देवराज चौहान का उत्साह से भरा स्वर कानों में पड़ा। उस दरवाजे को खोलने वाला बटन ही मेरे कहने पर तुमने अभी दबाया था। आगे बढ़ो, भीतर जाओ।
कुछ क्षणों बाद देवराज चांद की आवाज मैगी के कानों में पड़ी। हम भीतर आ गए। उस लाल लाइन के आगे मत बढ़ना और अपने दाएं बाएं देखो, दोनों तरफ लिफ्टें हैं। परंतु तुमने बेसमेंट में जाना है। बाईं तरफ वाली लिफ्ट ऊपर जाती है, बेसमेंट में नहीं जाती। तुमने दाईं तरफ वाली लिफ्ट इस्तेमाल करनी है। अब तुम रिमोट के ऊपर से चौथी लाइन का आखिरी बटन दबाओ, बाएं से दाएं, आखिरी। कुछ चुप्पी के बाद देवराज चौहान की आवाज आई। लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। रुको मत, जल्दी से लिफ्ट में जाओ। फिर देवराज चौहान की आवाज आई। हम लिफ्ट में पहुंच गए। अब ऊपर से दूसरी लाइन का तीसरा बटन दबाओ। तब देवराज चौहान की आवाज आई। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। अब नीचे की लाइन का पहला बटन दबाओ। 2 पलों बाद देवराज चौहान की आवाज आई। लिफ्ट चल पड़ी। वो नीचे की तरफ जा रही है। मैगी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैगी के कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। लिफ्ट रुक गई है, दरवाजे खुल गए हैं। बाहर निकलो, खुद को गैलरी में पाओगे। अब तुम बेसमेंट में पहुंच चुके हो। तुमने गैलरी में दाईं तरफ बढ़ना है, सीधे चलते जाओ। 40 कदम दूर तुम्हें दीवार नजर आ रही होगी। हाँ, उस दीवार के पास पहुंचो। कुछ खामोशी के बाद देवराज चौहान की आवाज आई। हम पहुंच गए। यहाँ दीवार ने रास्ता बंद कर रखा है। रिमोट का ऊपर से छठी लाइन का चौथा बटन दबाओ, मैगी ने कहा। कुछ देर रुककर देवराज चौहान की आवाज आई। दीवार 2 हिस्सों में बंटकर सरक गई है। सामने नीचे जाने की सीढ़ियां दिख रही हैं। अंधेरा है आगे। हाँ। रिमोट की पहली लाइन का पांचवा बटन दबाओ। कुछ ठहर कर देवराज चौहान का स्वर आया। भीतर रोशनी हो गई है। सीढ़ियां उतरो और नीचे जाओ। मैगी के कानों में सीढ़ियां उतरने की आवाजें पड़ने लगी। तभी देवराज चौहान का स्वर सुना। यह मीडियम साइज का हॉल है। यहाँ लॉकरों के कैबिनेट रखे हैं। बाईं तरफ आगे बढ़ो, कैबिनेटों के सामने से होते हुए। सिर्फ 10 या 12 कदम चलना है और बाईं तरफ की खाली दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मैगी ने शांत स्वर में कहा। कुछ सेकंड में देवराज चौहान के शब्द मैगी के कानों में पड़े। हम दीवार के सामने खड़े हैं। अब रिमोट की दूसरी लाइन का अंतिम बटन दबाओ। देवराज चौहान ने हाथ में थमे रिमोट की दूसरी लाइन का अंतिम बटन दबाया। साथ ही बाएं हाथ के अंगूठे से मास्टर बटन को दबा रखा था कि अगले ही पल दीवार 2 पल्लों में बढ़ती दाएं बाएं दरवाजे जितनी खुलकर रुक गई। भीतर रोशनी हो रही थी, परंतु वो तीनों सबसे ज्यादा इस बात पर चौंके कि वो तीनों सूटकेस भीतर सामने ही रखे नजर आ रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ये वही सूटकेस है, सुधीर कावले के होठों से निकला। हम कितनी आसानी से यहां तक पहुंच गए, अली बख्श कह उठा। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। देवराज चौहान, मैगी की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। हाँ, दीवार में से रास्ता बन गया है। सामने कमरा है और वो तीनों सूटकेस पड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब रुको मत। तुम लोगों को यहां से निकल जाना होगा। सूटकेस उठाओ और बेसमेंट से बाहर लिफ्ट के पास पहुंचो। तुम लोग 3 हो, मैगी का स्वर कानों में पड़ा। हाँ। सूटकेस भारी हैं, परंतु तुम तीनों एक एक उठा सकते हो। देवराज चौहान कमरे में प्रवेश करता बोला, यहाँ एक काला बैग भी रखा होगा। काला बैग? लेदर का काला बैग। ओ हाँ, बाईं तरफ शेल्फ पर रखा है वो। उसमें क्या है? किसी को ब्लैकमेल करने का सामान। मिला? हाँ। देवराज चौहान ने शेल्फ से बैग उठाकर अली बख्श के गले में डाला। सूटकेसों को उठाओ और वापस लिफ्ट तक पहुंचो, मैगी की आवाज कानों में पड़ी। ठीक है, मैं लिफ्ट के पास पहुंचकर तुम्हें फोन करता हूँ। फोन बंद करने की क्या जरूरत है? उधर से मैगी ने कहा। मेरे हाथ में रिमोट है, फोन है, सूटकेस उठाना है जो कि भारी। फोन बंद मत करो, तुम बेसमेंट में हो। बंद करने से हो सकता है सिग्नल ना मिलने से फोन ना लगे। चल रहा है तो इसे चलते ही रहने दो, ऐसे ही जेब में रख लो, दूसरी तरफ से मैगी ने कहा। ठीक है। देवराज चौहान ने रिमोट और फोन जेब में रखा। तब कावले और अली सूटकेस को उठाकर उसका भार जांच रहे थे। बहुत भारी है, अली बख्श ने कहा। उतने ही भारी जितने डायमंड वॉल्ट से उठाते वक्त थे, कावले ने एक सूटकेस उठाते हुए कहा। इन्हें कहाँ ले चलना है?
ऊपर लिफ्ट के पास देवराज चांद ने भी एक सूटकेस उठा लिया। चलो देर मत करो। ये काला बैग, अली बख्श ने गले में लटक रहे काले बैग के बारे में कुछ कहना चाहा। ये जरूरी है, इसे संभाल कर रखो। उसके बाद वो तीनों जरूरत से भी ज्यादा भारी सूटकेसों को उठाते इस कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सूटकेस भारी होने की वजह से वो कुछ कदम पर नीचे रखते, फिर उसे उठाते, कभी इस हाथ से तो कभी उस हाथ से। यहाँ तक पहुंच जाना हमारे लिए संभव नहीं था, काबले ने कहा। मैगी साथ न देती तो तब पता नहीं क्या होता। अभी तो उसने हमें वॉल्ट के किसी चोर रास्ते से बाहर निकालना है, देवराज चांद बोला। बाहर जो पुलिस, मैगी कहती है उसने पुलिस चीफ से बात कर ली है। जॉनी राइट भी तो बाहर है, अली बख्श ने कहा। उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, देवराज चांद बोला। जॉनी राइट ने जैम डिमोरा को खबर की होगी, कावले ने कहा। वो भी बाहर हो सकता है। बाहर पुलिस है, देवराज चांद ने इंकार में सिर हिलाया। ऐसे में जैम डिमोरा इस इलाके में भी नहीं आने वाला। तुम्हारी वो जो लड़की है, वो चोर रास्ते के बाहर गाड़ी के साथ मिलेगी ना, अली बख्श ने सुधीर कावले से पूछा। लड़की नहीं, सूजन, कावले मुस्कुरा पड़ा। सूजन तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो लड़की हुई। वो हमें बाहर ही मिलेगी। मैगी ने उसे समझा दिया है कि हम किस तरफ से निकलने वाले हैं, कावले बोला। 7-8 मिनट में वो तीनों सूटकेस के साथ लिफ्ट के पास मौजूद थे। देवराज चांद ने मैगी से फोन पर बात की। हम लिफ्ट के पास पहुंच गए। लिफ्ट के भीतर चलो, सूटकेसों को लिफ्ट के भीतर पहुंचाओ, फोन कान से लगाए देवराज चांद ने कहा। कावले और अली ने सूटकेसों को भीतर पहुंचाया और खुद भी भीतर पहुंच गए। हम लिफ्ट के भीतर हैं, देवराज चांद ने फोन पर कहा। रिमोट की तीसरी लाइन का पहला बटन दबाओ, मैगी की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चांद ने ऐसा ही किया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और ऊपर को सरकने लगी। चंद पलों के बाद लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुल गए। देवराज चांद ने बाहर निकलकर देखा, फिर फोन पर मैगी से कहा। हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से लिफ्ट में गए थे। कावले और अली सूटकेसों को लिफ्ट से बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, मैगी ने शांत स्वर में कहा। अब आगे को बढ़ो, परंतु रुको, फर्श के सेंसर ऑन है। तुम रिमोट की पहली लाइन का आखिरी बटन दबाओ। देवराज चांद ने ऐसा ही किया और बताया। अब सेंसर ऑफ हो गए हैं, आगे बढ़ो। सामने मेन वॉल्ट का दरवाजा है, उसके पास पहुंचो। तीनों सूटकेस उठाए उस दरवाजे पर आ पहुंचे। हम पहुंच गए। गुड। अब रिमोट की नीचे से तीसरी लाइन का चौथा बटन दबाओ। इससे वॉल्ट का मेन दरवाजा खुल जाएगा और तुम लोग भीतर जाओ। वो रास्ता 3 रास्तों में बंट रहा है, तुम लोगों ने बाईं तरफ वाले रास्ते पर जाना है। देवराज चांद ने नीचे की तीसरी लाइन का चौथा बटन दबाया तो मेन वॉल्ट का दरवाजा खुल गया। आओ, देवराज चांद ने सूटकेस उठाते हुए कहा और भीतर प्रवेश कर गया। 10 कदमों बाद 3 रास्ते नजर आने लगे, दाएं बाएं जाता रास्ता और सामने को जाता रास्ता। देवराज चांद ने बाईं तरफ के रास्ते में प्रवेश करते फोन पर कहा। हम बाईं तरफ वाले रास्ते पर हैं, आगे चलते रहो। आसपास की दीवारों को दीवारें मत समझना, ये दरवाजे हैं, रिमोट से कंट्रोल होते हैं। इन पर कैसा भी दबाव मत डालना, वरना दरवाजों के सेंसर जाग उठेंगे और सायरन बजने लगेगा। इन दीवारों पर दबाव मत डालना, देवराज चांद ने कावले और अली से कहा। अलार्म बजने लगेगा। भारी सीट के भारी सूटकेस उठाने में उन्हें समस्या अवश्य आ रही थी, परंतु इस वक्त ये काम बहुत जरूरी था। सांसें लेते, कभी रखते, कभी उठाते, बिना रुके वो आगे बढ़े जा रहे थे। चलते रहो, मैगी की आवाज कानों में पड़ी। यह रास्ता लंबा है, तुम लोग अब वॉर्ड से बाहर निकल जाओगे। वो आगे बढ़ते रहे। 12-13 मिनट के बाद वो एक बंद दीवार के पास जा रुके। सूटकेसों की वजह से वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। एक एक सूटकेस में इतना वजन था कि उसे उठाने के लिए 2 लोग चाहिए थे। हम एक दीवार के पास पहुंच गए हैं, देवराज चांद ने फोन पर मैगी को बताया। ठीक है, यहीं आना था तुम लोगों ने, मैगी की आवाज कानों में पड़ी। अब ऊपर से 5वीं लाइन का दूसरा बटन दबाओ, तब सामने की दीवार हट जाएगी। तुम लोगों ने भीतर जाना है। देवराज चांद ने 5वीं लाइन का दूसरा बटन दबाया तो सामने दीवार जैसे 2 पल्लों में बंटकर
दरवाजे के साइज का रास्ता बना दिया। वो सूटकेसों के साथ भीतर प्रवेश कर गए। ये सजा सजाया ऑफिस था। टेबल, कुर्सियां, कारपेट, फानूस। एक तरफ सिंगल बेड भी लगा था। वहां फ्रिज भी था, टीवी भी था, अटैच्ड बाथरूम भी था। यानी कि एक इंसान के रहने का पूरा सामान वहां मौजूद था। कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंच गए। मैगी की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चांद की निगाह कमरे में घूम रही थी। वो कह उठा, यहाँ डैम यहाँ जैम डिमोरा छिपने आया करता था क्या? हाँ। मैगी का स्वर तीखा हो गया। वो जब ज्यादा खतरा महसूस करता तो यहाँ आ जाता। ऐसा 2-3 बार ही हुआ था। उस कमीने की याद मत दिलाओ मुझे। कमरे की उस दीवार को देखो जहां सीनरी लगी है। देवराज चांद की निगाह सीनरी पर जा लगी। हाँ, देखा। सीनरी के ठीक नीचे बाहर जाने का रास्ता बनेगा, जो कि वॉल्ट के पीछे की गली में निकलेगा। यह रास्ता 2 फीट चौड़ा होगा और 5 फीट ऊंचा होगा। वॉल्ट के पीछे ये गली अधिकतर सुनसान रहती है। उस तरफ इमारतों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मैगी की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। गली कितनी चौड़ी है? 12 फीट। तुमने उस लड़की को बता दिया था कि हम कहाँ से बाहर निकलने वाले हैं? देवराज चौहान ने पूछा। अच्छी तरह समझा दिया था। 1 मिनट रुको मैगी। इसके साथ ही देवराज चांद ने कावले से कहा, सूजन से पता करो वो कहाँ है। सुधीर कावले ने सूजन को फोन किया। कावले? तुरंत ही सूजन की आवाज कानों में पड़ी। तुम कहाँ हो सूजन? कावले ने पूछा। मैं वहीं हूं जहां के लिए मैगी ने मुझे समझाया था। सूजन की बेचैन आवाज कानों में पड़ी। गाड़ी है ना पास में? क्यों ना होगी, वैन है। तुम कहाँ हो? हम बाहर आने वाले हैं। वहां कोई और तो नहीं है? कोई नहीं है। सुनसान गली में मैं अकेली हूं, परंतु वॉल्ट के सामने पुलिस ही पुलिस खड़ी है। अभी मिलते हैं। कावले ने फोन बंद किया और देवराज चौहान से कहा, सूजन वही है जहां मैगी ने उसे होने के बारे में कहा था। देवराज चौहान ने फोन पर मैगी से बोला, हम बाहर निकलने को तैयार हैं। रिमोट की दूसरी लाइन का चौथा बटन दबाओ। सीनरी के नीचे रास्ता बन जाएगा। मैगी की आवाज आई। देवराज चौहान ने दूसरी लाइन का चौथा बटन दबाया। उसी क्षण बे आवाज सीनरी के नीचे की दीवार एक तरफ सरक गई। वहां 2 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा रास्ता बन गया और बाहर की गली का नजारा दिखाई दिया। देवराज चौहान ने झुकते हुए दीवार को जांचा, पर वो दीवार न होकर स्टील की 1 इंच मोटी चादर थी। देवराज चौहान ने सिर बाहर निकालकर देखा। दाएं बाएं दोनों तरफ देखा। दाईं तरफ 15 कदम दूर एक सफेद रंग की वैन खड़ी दिखी, जिसके पास एक लड़की खड़ी थी। देवराज चौहान सूजन कारपेट को पहचानता नहीं था, परंतु इस वक्त वो सूजन कारपेट के अलावा कोई और हो नहीं सकती थी। देवराज चौहान उस रास्ते से बाहर निकला कि तभी सूजन जल्दी से वैन में बैठी और स्टार्ट करके वैन को पास ले आई, इस तरह कि वैन में फौरन सामान रखा जा सके। हेलो। सूजन देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई। मैं तुम्हें पहचानती हूँ मिस्टर देवराज चौहान। मुंबई में कई बार तुम पर नजर रखी, पर तुमने मुझे कभी नहीं देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर भीतर की तरफ देखकर बोला, जल्दी से सूटकेस बाहर करो। रास्ता ज्यादा देर खुला रखना ठीक नहीं। भीतर से सूटकेसों को बाहर धकेला जाने लगा। देवराज चौहान और सूजन सूटकेसों को वैन में रखने लगे। 5 मिनट में ही ये सारा काम हो गया। सुधीर कावले और अली बख्श बाहर निकल आए। देवराज चौहान ने फोन पर मैगी से कहा, हम बाहर आ गए हैं। वो रास्ता बंद करना है। नीचे से दूसरी लाइन का चौथा बटन दबा दो। देवराज चौहान ने ऐसा ही किया। वो रास्ता बंद हो गया। वहां इस तरह दीवार नजर आने लगी कि सोचना भी कठिन था कि वहां कोई रास्ता, कोई दरवाजा हो सकता है। फोन खुला रखो, देवराज चौहान ने कहा। मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। ठीक है, निकलो यहां से, देवराज चौहान ने सूजन से कहा। वो सब वैन में बैठे। दरवाजे बंद हुए। सूजन ने वैन आगे बढ़ा दी। वैन में खामोशी छाई हुई थी। आगे बैक लेन का मोड़ था। सूजन ने वैन मोड़ी तो 300 कदम आगे गली के मोड़ पर 2 पुलिस वाले खड़े दिखे और उसके बाद आगे सड़क पर ट्रैफिक जाता दिखा। पुलिस वाले खड़े हैं, देवराज चौहान ने कहा। ये क्यों भूलते हो कि मैं पुलिस की डिटेक्टिव हूं? सूजन ने मुस्कुराकर कहा।
वैन आती देखकर दोनों पुलिस वाले इधर ही देखने लगे कि एक ने रुकने का इशारा किया। सुजन ने उसके पास वैन रोकी और सिर बाहर निकालकर बोली, यहाँ क्यों खड़े हो मैट? तुम सुजन? पुलिस वाले ने हैरानी से कहा। तुम यहाँ पीछे क्या कर रही थी? ड्यूटी। अब रास्ता दो। दोनों पीछे हटे। एक पुलिसमैन ने ऊंचे स्वर में पूछा, तुम्हारे साथ लोग कौन है? चीफ से पूछना, मैं उसी का काम कर रही हूँ। सुजन ने हंसकर ऊंचे स्वर में बोली और वैन को सामने सड़क पर जाते ट्रैफिक के भीतर लेती चली गई और वैन उस ट्रैफिक का सामान्य हिस्सा बन गई। निकल आए, अली बख्श खुशी से कह उठा। वैन ड्राइव करते सुजन ने मुस्कुराकर सुधीर कावले को देखा। सुधीर कावले मुस्कुराया और हाथ थपथपा सुजन का हाथ थपथपा दिया। देवराज चौहान ने फोन पर मैगी से बात की। थैंक यू मैगी, तुमने हमारी बहुत सहायता की। मैं तुम लोगों की सहायता नहीं कर रही थी, मैं जैम डिमोरा को चोट पहुंचा रही थी। मुझे खुशी है कि मैंने जैम डिमोरा को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। उसे अपने दुर्लभ हीरे जवाहरातों से बहुत प्यार था। जैम डिमोरा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो देवराज चौहान ने कहना चाहा। मैं उस कमीने घटिया इंसान की परवाह नहीं करती। मैगी के स्वर में सुलगन आ गई। उसने आज तक मेरा जितना बुरा किया है उससे ज्यादा बुरा और क्या करेगा। अब तुम कहीं भी जाने को आजाद हो। जगमोहन को फोन दो। अगले ही पल जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। कहो। हमारा काम हो गया है। मैगी को छोड़ दो और वानखेड़े के साथ उसी फ्लैट पर पहुंच जाओ जहां हम रुके हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां से हम्म, कहीं पर कहानी पूरी नहीं होगी। 21 पेज बचते हैं, तो एक और भाग बन ही जाएगा। ठीक है, एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोगों को। रोहन लाल अभी तक नहीं मिला। मुझे दिक्कत ये है सारी की सारी। अब मैगी के साथ भी अदला बदली नहीं हो सकती। जैम डिमोरा कहीं फंसा पड़ा है। सोहनलाल को ले जाकर किसी ऐसी जगह रखा होगा जहां कोई आता जाता ना हो। अकेला ही पड़ा होगा कहीं सूखने। खैर, मैं फटाफट आप लोगों के कमेंट्स का उत्तर दे दूं और फिर इसे अपलोड करते हैं। 27 कमेंट आए हैं। सबसे पुराना कमेंट है आज की दिहाड़ी में अमर सिद्धू जी का, 20 घंटे पहले। विक्रम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल से अपना काम करते हो, दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई। हरिवंश वाजपेयी जी कह रहे हैं ए एच व्हीलर। हाँ, ए एच व्हीलर होता था वो। हाँ सही कहा, ए एच व्हीलर। अब तो पता नहीं, मुझे खुद ट्रेन पर चढ़े पता नहीं कितने समय हो गया। दरअसल एक समय था जब मुझे ना ट्रेन पर सफर करना पसंद था। दरअसल ट्रेन पर सफर करने के लिए ना सफर लंबा होना चाहिए। मतलब ऐसे खड़े रहकर ट्रेन में तो शटल या कह लो आज की मेट्रो की तरह हो जाता है। जब तक आप स्लीपर क्लास में ना लेटो तब तक ट्रेन का सफर सफर नहीं कहलाता। खैर, और वैसे भी मुझे बाय रोड बस पर सफर करना जरा ज्यादा पसंद है। खैर, आपने याद अच्छा दिलाया हरिवंश जी, धन्यवाद। विक्रम जी, पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी हैं। हाँ, विक्रम जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से देवराज चौहान के सर्व प्रसिद्ध उपन्यास पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। घूमना फिरना भाई कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। वासुदेव भाई कह रहे हैं आपका प्रस्तुति बहुत अच्छा लगता है, रफ्तार पेश करें, धन्यवाद। ठीक है भाई जी। मिंटू सगू जी कह रहे हैं विक्रम भाई वो जिंदा आंखें नॉवल है, जिंदा या वो जिंदा आंखें नॉवल है, जिंदा या मुर्दा नॉवल कहीं भी नहीं। नहीं, जिंदा या मुर्दा नॉवल है तो सही। हाँ है। खैर, कल कंफर्म कर दूंगा। विक्रम जी, अनिल मोहन जी का नॉवल गोरखा भी सुनाए। हाँ, गोरखा मुझे पसंद है। अच्छा है वो नॉवल।
गोरखा से पहले वो किसमें था? मेरे ख्याल से कागजी शेर में है वो। हाँ, पहला गोरखा का पहला जो अवतार है वो कागजी शेर में है। अब देखो, जैसे हमने पीछे पहले 52 पत्ते पढ़ी, तो वो 52 पत्ते इसके बाद की कहानी थी जो हम अब पढ़ रहे हैं ना, हांगकांग में डकैती के बाद की कहानी है वो। खैर, चलो, जो नहीं पढ़ी या नहीं सुनी तो वो हमारे लिए नहीं है। पर हाँ, गोरखा है। मैं उससे पहले कागजी शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से कागजी शेर ही है जिसमें पहली बार गोरखा आया था। सुशील त्यागी भाई कह रहे हैं, धन्यवाद भाई, आपने कहानी में दिल खुश कर रखा है। हम आपके फैन बन गए हैं, सोच नहीं पा रहे हैं आपके लिए हम क्या करें। प्रभु से दुआ कर रहे हैं कि आप सदा प्रसन्न रहें, आपसे विपत्ति हमेशा दूर रहे। धन्यवाद सुशील भाई, हरिद्वार वाले। मैं भी भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हर तरह की विपत्ति सबसे दूर रहे। आपने क्या करना है? बस कमेंट करते रहिए। आप खुश, मैं खुश। आपके कमेंट पढ़ के मैं खुश, मेरे उत्तर सुन के आप खुश, कहानी सुन के हम दोनों खुश। खुशी खुश, है कि नहीं? आप मेरे फैन, मैं आप लोगों का फैन। धन्यवाद। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं, विक्रम सर जी एक बाप की जानकारी देंगे, मतलब बाप की जानकारी देंगे। अनिल मोहन का नावल दिल्ली का दादा कब किताब कितने पार्ट में है? क्योंकि 2 पार्ट उसकी अवेलेबल है, तीसरा पार्ट और तीसरा भाग उसका दिल्ली का दादा का अवेलेबल नहीं है। उसका नाम क्या है? दिल्ली का दादा चेक करके बताता हूँ। सागर सिंह कह रहे हैं, सर शाम तक नया अपलोड कर देंगे। सागर भाई, उत्तर मिल ही गया होगा आपको यार। खैर, ये मजबूरी है भाई। सारे सारे जो मेरे कहानी के बाद के मेरे वार्तालाप है ना, जरा सुन लेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। बारी बारी दोहराकर बाकी भाइयों का समय नहीं खराब करूंगा। शैलेंद्र भाई का फिर से वही कमेंट है मेरे ख्याल से। विक्रम जी, अनिल मोहन के लिखे नॉवल दिल्ली का दादा का पूरा नॉवल 3 नॉवल में है। 2 नॉवल का पता है, नाम दिल्ली का दादा, दूसरा भाग दरिंदा है। तीसरे नॉवल का भाग क्या है? नाम क्या है? दिल्ली का दादा, दरिंदा। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। और ये तो मेरे ख्याल से वहाँ कॉमिक्स वालों के पास है ना। दरिंदा वही है, मैंने देखा था। खैर कोई नहीं। ममता पाटिल जी का कमेंट है, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद ममता जी। अवतार भाई का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार। नमस्कार। पिछला एपिसोड मुझे जितना बोर लगा था, ये एपिसोड उतना ही दमदार लगा। इस नॉवल का शायद सबसे मजेदार। यहाँ तो कहानी पलट दी। कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। हाँ भाई जी, अनिल मोहन जी का कमाल यही है, एक एपिसोड बोरिंग है तो अगला एपिसोड में पूरी कर देते हैं कसर उसकी। खैर, ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा आपको। अगला कमेंट है अवतार भाई का, विक्रम भाई रीमा भारती के कई उपन्यास बहुत ही अश्लील हैं, कृपा करके अपने फैन क्लब में इन उपन्यासों को अपलोड ना करें। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अश्लीलता अभद्रता से बहुत दूर रहते हैं हम। ऐसी किसी चीज को हम जगह नहीं देंगे। कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा कि यार अनिल मोहन जी के भी यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता है तो मैं उसे स्किप कर जाता हूँ। मतलब, कहते हैं ना कि बदतमीजी की बात करो लेकिन तमीज से करो। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। टेक सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, आज तो कहानी चेंज हो गई। पहले लग रहा था कहानी बड़ी होगी, पर एकदम से अब लग रहा है आसानी से हमारा हीरो का काम हो जाएगा। हाँ भाई जी, जब आदमी मेहनत करता है ना तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कब आएगा, और एकदम से रिजल्ट आ जाता है। टेम्पोल भाई कह रहे हैं, ऑसम नरेशन, वेटिंग फॉर मोर सुनील स्टोरीज। ठीक है भाई जी, कुछ पर्सनल मजबूरियों के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है। प्लान मेरा यही था कि हर कहानी के बाद एक टिका दिया करेंगे, लेकिन थोड़ी सिचुएशन ठीक खराब हो गई है। कोई नहीं, ठीक कर देंगे। अरे, लखनऊ वाले बाबा जी के कमेंट है, आई लाइक वेरी मच एसएमपी, पर फिर अनिल मोहन जी के दीवाने हो गए, खास तौर पर देवराज। देवा के प्रभु, ये गलत बात है यार। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये देवा मत लिखा करो आप। देवराज चौहान नाम है उसका। देवराज चौहान ही कहो उसे। नाम छोटा करके ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वयं के लिए आपने ये ना लखनऊ वाले बाबा जी नाम रखा है। देवराज चांद को आप देवा कह रहे हो, गलत बात है। मर्जी है आपकी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे। मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड। अमित भाई का सेम कमेंट।
धन्यवाद अमित भाई। खैर आपने कमेंट तो किया, भले सेम ही किया। राजेश भाई कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई जी। नवीन कुमार जी कह रहे हैं भाई कहानी शानदार है, इसी प्रकार अंडरवर्ल्ड और गैंगवार देवराज चौहान और सावरा चौहान की शानदार कहानी है। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है भाई, धन्यवाद। सावरा चौहान वही है ना, वो देवराज चौहान के चाचा है मेरे ख्याल से, है ना। कृष्णा बहन का कमेंट है बढ़िया कहानी, इस एपिसोड में काफी कुछ हलचल मच गई है। पहले कहानी कुछ रुकी सी लग रही थी, अब कहानी में मजा आ रहा है, लेकिन शायद रास्ता भी इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह, धन्यवाद कृष्णा बहन, सही कहा आपने। ये हम सभी ने नोट किया कि थोड़ा पिछले एपिसोड से ही सातवां जो था वो थोड़ा अच्छा था, एक्शन से भरपूर था। एक्शन इस वाले में भी हुआ है, देखिएगा। मैं वही सोच रहा था कि भाई रिमोट तुम्हारे हाथ में है, मैगी तुम्हारे हाथ में है, मैगी की गर्दन पर अंगूठा दबाओ और सब बोलो कि भाई चला के दे, और वो तो खुद ही बेचारी हेल्प कर रही थी। अब तो पहले ही कह रहे थे कि भाई बताओ कैसे चलना है रिमोट। खैर उसी के अकल में आई, नहीं देव इसके भाई के आई, जगमोहन के। जगमोहन है ही इसीलिए साथ। खैर अगला कमेंट आया ईश्वर दत्ता जी का। ईश्वर दत्ता तोंगर कुछ है, चलिए ईश्वर दत्ता जी हैं। थैंक यू सर। यदि आप विमल सीरीज को चेक करें तो एक नॉवल में विमल और सुनील एक साथ आए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, एक साथ आए हैं एक कहानी में। वो विमल जाता है जब सुनील के पास, उसको धन्यवाद करता है कि भाई मुझे तुमने ये किया वो किया, और फिर सुनील कॉफी मंगवाता है तो विमल निकल जाता है, शायद कुछ ऐसा है, हाँ मुझे याद है। बस वो एक ही है। अब ऐसे तो ये मैंने वैसे ठीक से चेक नहीं किया कि जो सुधीर और सुनील हैं, अगर ये आते एक साथ, और होता क्या है ना कि दो हीरो बराबरी की उसमें आकर ना भिड़े। अब मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे आपने, अगर आप लोगों ने कॉमिक पढ़ी होगी, तो हमारे टाइम पे मतलब जब हम छोटे थे तो आता था एक आधा एपिसोड आ जाता था जिसमें नागराज और ध्रुव एक साथ आते थे। उस कॉमिक में बहुत मजा आता था, वो दोनों बराबर के ऐसे, उस तरह का कुछ नहीं है। ऐसे ही क्या निकलते हुए चले गए कि चलो मान लो एक ही लेखक एक ही है, तो उसने लिखना था कि यार अखबार में आ गया तो कौन सा, चलो ब्लास्ट का नाम लगा दो। क्योंकि पाठकों को पहले से पता है ब्लास्ट एक अखबार है, सुरेंद्र मोहन जी ने उसकी इजाद की हुई है, तो ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर या तो टक्कर में या बराबर चल रहे हैं, उनका भरपूर योगदान है पूरे नॉवल में। उस तरह की कोई कहानी नहीं बनी। खैर खैर आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। सुनील कुमार जी कह रहे हैं विक्रम सर कृपया करके पूरा नॉवल एक ही बार में सुनाइएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको तो खुशी हो जाएगी प्रभु, उसके लिए हमारा क्या होगा। एक ही नॉवल रिकॉर्ड हो पाएगा, बंद हो जाएगी ये दुकान। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, ठीक है। और एक दिन में यार इतने सारे लोग हैं, बहुत कुछ डालते हैं, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सर मुझे ही सुनो। 1 घंटा ये सुन लिया करो, बाकी और बथेरे चैनल हैं। इतना समय कहाँ है कि एक ही कहानी पूरे 6 घंटे की लग के बैठे रहें, है कि नहीं। तो देखिए इस तरह भी मजा आता है। खैर कमेंट के लिए धन्यवाद सुनील भाई। शब्बीर भाई का कहना है विक्रम भाई पहले के वक्त में जब संसाधनों की कमी थी तब कितना सुकून था। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, मुझे भी ऐसा लगता रहता है। उसकी दिक्कत क्या है ना कि इंसान में ना बर्दाश्त, अ, सहन शक्ति कह लो, दूसरों को एक्सेप्ट करने की जो जो इंसानी भाईचारा है वो था। अब जैसे मान लो कि प्लेग्राउंड है, मैं चलो टीवी वीवी की या उसमें बात नहीं करता, वैसे ऐसे भी होता था। जैसे मैं अपने बचपन से बता देता हूँ कि चलो मान लो कि पहले हमारे घर पे टीवी नहीं था, ठीक है। मतलब जब तो फिर आने लगे तो सबके ही आ गए, तो हम किसी के यहाँ जाकर टीवी देखते थे, ठीक।
अब वो हो सकता है उन्हें बुरा लगता हो, हमने तो कभी नहीं समझा कि उन्हें बुरा लगता है। उन्होंने कभी कम से कम हमारे सामने नहीं बुरा लगने दिया। उनके बाहर के कमरे में लगा रहता था, जो लोग अंदर आके बैठ पाते थे वो अंदर बैठ जाते थे, नहीं तो लोग बाग जो बड़े अंकल अंकल होते थे वो खिड़कियों पे भी खड़े रहते थे। एक अंकल लोगों की खिड़की होती थी, दरवाजा आंटियों ने घेरा होता था। ऐसे ही चलता था। ठीक है, फिर ग्राउंड में मान लो जन्मदिन पे कैसे न कैसे दूसरे तीसरे साल हमारी माता जी ने हमें बैट लेकर दे दिया, तो हमारे पास नया बैट आ गया। तब तक हमारे मोहल्ले के लड़कों का बैट टूट रखा था। मैंने आपको पहले बताया, पैसे मिलाकर हम लोग गेंद ले आते थे। सब आपस में मिलकर, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं था। आज देख लीजिए आप सड़क पर, मैं देखता हूँ जितने भी लोग जो 30 साल से कम है ना, कम से कम, वैसे तो ये 35 वालों को भी बीमारी लग गई है, या तो उसे कोई काम है, नहीं तो भाई उसका सर नीचे, आंखें मोबाइल पे। दो लोग आपस में बैठे हैं, कैफेटेरिया में कॉफी पीने आए हैं, वो भाई आमने सामने बात कर लो ना। क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने में ही ये बहुत गलत हुआ है। संसाधन कम थे तो सुकून था, एक दूसरे को लोग एंजॉय करते थे, बिल्कुल सही कहा। और एक आज का दौर में संसाधनों से घिरे पड़े हैं, तो बिना उनके हम रह नहीं पाते। बस किताब ही एक ऐसी चीज है जो बिना किसी उपकरण के हमारे साथ है। कहाँ ये पीडीएफ किंडल ये सब ने उसकी भी सत्यानाश कर दी है। ये जो मैं किताबें मुझे मिली हैं, ये कहाँ से मिली हैं? ऐसे ही बहुत सारे शेर हैं जिनके पास हर तरह की पीडीएफ पड़ी हुई है। मतलब जैसे किसी की पुरानी दुकान थी, ठीक है, तो अब वो लड़का बड़ा हुआ, तो उसने कहा कि पिताजी क्या आपने वो कर रखा है, मुझे ये नहीं करना, मुझे तो फास्ट फूड चलाना है। तो पिताजी क्या करते? मतलब बाप दादा की पुरानी दुकान थी, तो किताबें रद्दी के भाव थोड़ी बेची जा सकती हैं। फिर भी लड़के ने निकाल दी। पिताजी को दुख हो रहा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आगे फोटोस्टेट की दुकान लगा ली, सारी की सारी किताबें फोटोस्टेट कर ली। अब वो 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में बेच देते हैं, क्योंकि ब्लॉक में बेचनी होती है। खैर, बाकी किताब वाकई अपने आप में एक बहुत अच्छा साथी है इंसान का। तो हम लंबे समय पढ़ पाते हैं। स्क्रीन पर लंबे समय पढ़ना बहुत कठिन है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये मोबाइल की स्क्रीन पर ही नहीं, वो जो किंडल है उस पर भी मैंने देखा है, मेरे दोस्त के पास है। नहीं, वो मजा नहीं आता जो आप ऐसे ऐसे मतलब जैसे आप मोबाइल को कितनी देर देखते रहोगे, जबकि किताब होती है उसे आप कभी इस हाथ में पकड़ते हो, कभी इस हाथ में पकड़ते हो, थोड़ा सा इधर करते हो, थोड़ा सा उधर करते हो। और फिर मैंने आपको बताया कि नई किताब भी और पुरानी किताब भी, दोनों की अपनी एक खुशबू होती है जो आती रहती है। हम्म, आगे क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, पढ़ना बहुत कठिन है भाई, आपने अपने आप को इलेक्शन कमिश्नर घोषित कर दिया है और हम सब जनता है, वोट देंगे तो इस हिसाब से देवराज चौहान हमारा नेता हुआ। हाँ हाँ भाई, वो तो हुआ ही, लेकिन वो नेता होगा तो भी दिल पर राज करेगा तभी तो, जैसे आज कर रहे हैं विक्रम भाई। अब जल्द से जल्द ये नॉवल का समाप्त क्लाइमेक्स लिखा हुआ एपिसोड दिख जाए तो नॉवल सुनना सुनने का स्टार्ट करें, तो नया नॉवल सुनना स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल सही। मेरी कोशिश थी कि आज करते, लेकिन पन्ने ज्यादा बच गए हैं सच में शब्बीर भाई, मजा नहीं आएगा। इसलिए एक एपिसोड और सही। मुझे एक एपिसोड रोज इंतजार करना अच्छा लगता है भाई, मैं थोड़ा सा बेसब्र इंसान हूँ, तो मैं पुराने नॉवल ही सुन लेता हूँ, एक से बढ़कर एक है। हाँ मैं भी सुनता हूँ, वो मैं दूसरे राउंड में सुन रहा हूँ अभी, वो कॉमिक्स वालों के, देवराज चाहन वाले नगीने तराशे हैं भाई। अब मैं क्या ही तारीफ करूं, लगता है गुलजार सर से शब्द उधार लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उनसे मत लेना, वो तो पेड़ पहाड़ झरना फूल पौधे है ना, गुलजार गुलजार है। खैर, चलिए, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए।
सनातन भाई ने काफी दिनों बाद कमेंट किया है, विक्रम भाई मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि लेखक लोग कुछ ज्यादा ही मतलब आजादी ले लेते हैं। हाँ, कहानी के बीच में कुछ सीन ऐसे होते हैं जो हजम नहीं हो पाते, जैसे कि डिमोरा का के नशे में अपनी लड़की को सच्चाई बता देना। एक बड़े साम्राज्य का डॉन ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ना एक बात है सनातन भाई, कहावत है बुजुर्गों ने कही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हमारे जो मौखिक रूप से जो शिक्षाएं चली आ रही हैं ना, ये पुराने बुजुर्गों का, हमारा जीवन जो है ना, वो केवल 200 साल पहले बदला है। उससे पहले का जीवन जो है, 200 साल पहले का जीवन, मेरा ऐसा मानना है 200 साल पहले का जीवन और 2000 साल जी पहले का जीवन एक ही जैसा था। कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। केवल 200 साल पहले ये इंसान ने, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, इसकी वजह से हमारा सारा का सारा पारिवारिक ढांचा बिगड़ गया, सामाजिक ढांचा बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, खाना पीना बिगड़ गया, सोचना समझना बिगड़ गया। नहीं तो कम से कम पारिवारिक और सामाजिक तौर पर, नहीं तो गांव के तौर पर तक तो उसके ऊपर की एंटिटी में कोई चेंज हुआ हो तो हुआ हो। गांव, गांव से लेकर आपके परिवार तक, जो जैसा आज से 200 साल पहले था वैसा ही आज से 2000 साल पहले था। तो उस तरह के समाज में हमारे लोगों ने ये जो लोकोक्तियां कही हैं, वो उनके तजुर्बों की वो है, जो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस में से निकाल कर कही है। और अक्सर कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब राइटर ने इसे थोड़ा फैला दिया, तो डिमोरा नशे में अपनी बेटी को बोल पड़ा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर, बाकी आपका कहना सही है, मैं तो खुद मानता हूँ फिक्शन फिक्शन होता है, इसमें लीप ऑफ फेथ और क्या कहते हैं उसे, कौन सी लिबर्टी कहते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी। राइटर जो है क्रिएटिव लिबर्टी अक्सर ले लेता है। और आप देखो, सूजन इंडिया पहुंच गई, मैक्स फेरी, वो बदमाश, वो पुलिस वाला जो किसी को वो नहीं कर रहा है ना, वो देवराज चौहान का साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये इसी चीज को, इसीलिए ये ना लार्जर देन लाइफ हो जाती हैं चीजें, और यही इसीलिए हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो हमें अपने जीवन में दिखता है कि यार नहीं हो पाएगा, वो कम से कम फिक्शन में होता हुआ दिख रहा है तो अच्छा लगता है। हम कुछ ना कर पाए तो कोई बात नहीं, देवराज चांद तो कर गया, भले ही सपनों में। खैर, चलो मैं करता हूँ बंद। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत दिल खुश किया, धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। कृपया कमेंट करिएगा। 9वें भाग में, आखिरी भाग में मिलते हैं, और कोशिश करूंगा जल्दी आ जाए, लेकिन होगा नहीं यार, आज आप खुद सोचो थर्सडे ही है ना। हो नहीं पाएगा। खैर, चलो अगले भाग तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।